हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद एंड स्वागत है आपका पीकेएम स्पेशल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 4 तक यहाँ पर सॉल्व कर लिया था। जो ग्राम विकास अधिकारी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 हमने यहाँ सॉल्व करवाया था। आज इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो की सबसे बड़ी खासियत क्या है, यहाँ पर 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन दिए गए हैं और बाकी सभी क्वेश्चन का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के साथ आपको सब कुछ हर ऑप्शन को डिस्कस किया जाएगा। राइट, तो फ्रेंड्स वीडियो के एंड तक बने रहे, आपकी पूरी हिंदी यहाँ पर रिवीजन होने वाली है। तो देखिए, यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक यहाँ पर पैसेज दिए गए हैं, तो पैसेज को आप स्किप कर दीजिए, ठीक है। बाकी हम लास्ट में इस पैसेज को 1 से लेकर 5 तक करवा देंगे। बाकी इसका पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ आपको ईजिली मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो फ्रेंड्स, यहाँ से 6 नंबर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 1 से लेकर 5 तक यहाँ पैसेज दिए गए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा कि गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और ... किस पर आधारित है। तो यहाँ पर आपको फिल करना है कि गांधी जी का अर्थशास्त्र किस पर आधारित है। तो गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और अहिंसा पर आधारित है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहिंसा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विद्याधन शब्द में किस समास का प्रयोग किया गया, यानी विद्याधन में किस समास का उदाहरण है। तो सबसे पहले जान लेते हैं समास क्या होते हैं। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों का जो संक्षिप्त रूप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। यानी 2 शब्दों के योग को क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। तो समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के कुल 6 भेद होते हैं। राइट, तो समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपका आता है अव्ययभाव समास, दूसरा आपका आता है यहाँ पर तत्पुरुष समास, तीसरा आता है आपका कर्मधारय समास, चौथा आता है आपका द्विगु समास, और 5वां आता है द्वंद्व समास, और छठा जो आता है आपका आता है बहुब्रीहि समास। यानी समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। राइट, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, यहाँ पर पूछा हमसे कि विद्याधन शब्द में किस समास का प्रयोग किया गया है, यानी विद्या रूपी धन, यानी यहाँ पर कर्मधारय समास है। यानी विद्या रूपी धन, यानी यहाँ पर कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय समास में क्या होता है, कर्मधारय समास में पहला शब्द विशेषण होता है और दूसरा जो है विशेष्य होता है। यानी पहला विशेषण और दूसरा विशेष्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो विद्या रूपी धन हो गया। विद्याधन को अगर आप इसको आप तोड़ेंगे तो विद्या रूपी धन क्या हो जाएगा, विद्या रूपी धन। तो ये किसका उदाहरण है, आपका कर्मधारय समास का। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि बा मुलाहजा शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है। तो बा मुलाहजा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पर देखेंगे उपसर्ग क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उपसर्ग की। तो उपसर्ग वे शब्द होते हैं या वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। राइट, यानी शब्दांश यानी उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्दों के आगे जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। जैसे अगर बात करें, आपका रूप मूल शब्द है, क्या है, रूप मूल शब्द है। इसके आगे अगर हम स्व जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, स्वरूप बन जाएगा। तो आपका क्या हो गया, स्व उपसर्ग है। अगर बोल दें प्रतिदिन, तो यहाँ पर अगर दिन मेन शब्द है आपका, दिन में अगर हम प्रति जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, यह आपका प्रति उपसर्ग बन जाएगा। यानी दिन में जैसे ही हमने यहाँ पर प्रति जोड़ा, यहाँ पर इसके वाक्य में या इसके शब्द में परिवर्तन हो गया, तो इसे क्या बोलते हैं, हम उपसर्ग बोलते हैं। जैसे दुराचार बहुत इंपॉर्टेंट है, दुराचार काफ़ी पूछता है। तो दुराचार में कौन सा उपसर्ग होता है, तो दुराचार में दुर उपसर्ग होता है और हलंत के साथ होता है। तो राइट, तो यहाँ पर आप बा मुलाहजा में अगर एक शब्द निकालेंगे, मुलाहजा, यानी मुलाहजा आपका मूल शब्द है। राइट, मुलाहजा मूल शब्द है, तो इसमें बचा क्या, बा। तो बा आपका क्या हो गया, यहाँ पर उपसर्ग हो गया। और बा का जो शाब्दिक अर्थ होता है, बा का अर्थ जो होता है सहित होता है। क्या होता है, सहित। अगर उपसर्गों की बात करें तो हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में उपसर्गों की संख्या 13 है। संस्कृत में उपसर्ग की बात करें तो संस्कृत में टोटल 22 उपसर्ग होते हैं। राइट,
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है षडानन शब्द जो है किस समास का उदाहरण है। तो षडानन शब्द में कौन सा समास है, तो समास के बारे में अभी हमने पूरा जिक्र कर लिया है कि कौन कौन से समास होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। तो षडानन इनमें से कौन सा समास है, तो षडानन में कौन सा समास है, सट प्लस आनन, यानी इसको आप तोड़ेंगे सट प्लस आनन, जिसके यानी 6 मुख हों। सट का मतलब हो गया यहाँ पर 6, आनन का मतलब हो गया मुख, यानी जिसके 6 मुख हों उसे हम क्या बोलते हैं, षडानन बोलते हैं। तो यह आपका क्या हो जाएगा, जिसके 6 मुख अर्थात शिवपुत्र यानी कार्तिकेय। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, यानी तीसरे अर्थ को दर्शा रहा है। यानी षडानन में कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, षडानन में बहुब्रीहि समास। सट प्लस आनन यानी जिसके 6 मुख हों, यानी कार्तिकेय। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं और उसके बाद आपको यहाँ से बताना है कि क्या इसका सही क्रम होगा। तो पहला दिया है स्वदेश प्रेम, पहला यहाँ पर दिया है स्वदेश प्रेम के, तो स्वदेश प्रेम के वशीभूत होकर, यानी स्वदेश प्रेम के वशीभूत होकर यहाँ पर नागरिकों ने देश के आह्वान पर सदा बड़े से बड़ा त्याग दिया है, यानी बड़े से बड़ा त्याग किया है। तो इसकी वजह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहले वाह होगा, फिर या होगा, फिर उसके बाद आपका ला होगा, तब रा होगा, राइट। यानी स्वदेश प्रेम के वशीभूत होकर नागरिकों ने देश के आह्वान पर सदा बड़े से बड़ा त्याग किया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि प्रोत्साहित का विलोम शब्द क्या है। तो प्रोत्साहित का विलोम शब्द होता है हतोत्साहित। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हतोत्साहित। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। तो कह रहा है कि जो शत्रु की हत्या करता है उसके लिए एक शब्द क्या है, तो जो शत्रु की हत्या करता है उसे हम क्या बोलते हैं, शत्रुघ्न बोलते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शत्रुघ्न। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अनुमति शब्द के लिए वाक्यांशों का चयन करिए। यानी अनुमति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परमिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमिशन बोलते हैं। तो कह रहा कि अनुमति शब्द के लिए वाक्यांशों का चयन कीजिए। यानी किसी कार्य के लिए सहमति देना उसे हम क्या बोलते हैं, अनुमति बोलते हैं। तो सहमति का मीन्स क्या हो गया, एग्री। सहमति का मीन्स क्या हो गया, एग्री। यानी परमिशन और एग्री आप याद रखिएगा तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। यानी किसी कार्य के लिए सहमति देना, तो उसके लिए एक शब्द क्या है, अनुमति। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है कि दुखी क्यों होते हैं जब भगवान देता है, तो यहाँ मुहावरे द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यानी दुखी क्यों होते हो जब भगवान देता है तो, जब छप्पर फाड़ के देता है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, छप्पर फाड़ कर देता है। अगला क्वेश्चन है कि बद उपसर्ग किस शब्द से बना है। यानी किस उपसर्ग में बद शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला है, आपको उपसर्ग छांटने के लिए क्या करना है कि एक मूल शब्द आपको निकालना है और मूल शब्द के आगे जो शब्द रहेगा वो आपका उपसर्ग हो जाएगा। तो यहाँ बदसूरत में आप देखेंगे तो स्तूर आपका मेन शब्द नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पहला गलत हो गया। दूसरा जो है आप देखेंगे बदौलत में दौलत आपका मूल शब्द बन रहा है, लेकिन यहाँ पर बा उपसर्ग हो जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, बद उपसर्ग छाटना है। और सी वाले में क्या है, बदमाश। तो यहाँ पर मास शब्द जो है आपका मूल शब्द हो गया, इसमें अगर हम बद जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, बदमाश हो जाएगा। तो यहाँ पर बद उपसर्ग हो गया। बद का अर्थ क्या होता है, बुरा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बद उपसर्ग किस शब्द में है, तो बदमाश में बद उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि साधारण वाक्य का चयन कीजिए। यानी इनमें से कौन सा साधारण वाक्य है। तो देखिए यहाँ पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। रचना या बनावट के आधार पर अगर बात करें तो रचना या बनावट के आधार पर वाक्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सरल वाक्य होते हैं, मिश्र वाक्य होते हैं और संयुक्त वाक्य होते हैं। तो सरल वाक्य में क्या होता है, एक ही विधेय और एक ही उद्देश्य होता है, तो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। और मिश्र वाक्य की पहचान करने के लिए क्या होता है, इसमें आपको योजक चिन्ह याद रखना पड़ता है। योजक चिन्ह अगर आपको याद है तो आप इजीली पहचान जाएंगे। मिश्र वाक्य में क्या होता है, आपको की आता है बीच में, क्यों की आता है,
ये सब आते हैं, कि, क्योंकि, ये सब आते हैं। और उसके बाद सरल वाक्य में क्या आता है, यहाँ पर सरल हो गया, मिश्र हो गया। आप संयुक्त वाक्य में क्या आता है, इसको जोड़ने के लिए, जैसे हो गया आपका और, किंतु, परंतु, और, लेकिन, ये सब अगर आते हैं तो आपके यहाँ संयुक्त वाक्य में हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि साधारण वाक्य का चयन कीजिए, यानी साधारण वाक्य कौन सा है। तो मैं आपसे सहमत हूँ, यहाँ पर साधारण वाक्य हो जाए, क्योंकि इसमें एक उद्देश्य है और एक विधेय है। अब देखिए वाक्य के अंग होते हैं, ये उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं, वाक्य के अंग होते हैं। तो पूछता है कई बार कि वाक्य के कितने अंग हैं, तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। कौन कौन से, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय, यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होते हैं, जैसे हम कहते हैं राम घर जाता है, बोल दे राम घर जाता है, तो आपका जो सब्जेक्ट जो कर्ता होता है यही आपका उद्देश्य हो गया। बाकी कर्ता के अलावा जो बच जाता है वो आपका विधेय हो जाता है, यानी प्रेडिकेट हो जाता है। यानी यहाँ पर घर जाता है आपका विधेय हो गया। तो राइट, इस पॉइंट को याद रखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पूछ लेगा ये राम घर जाता है में विधेय क्या है, या उद्देश्य पूछ लेगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे, यानी कह रहा है कि मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। देखिए यहाँ पर हमने भी बताया है कि मिश्र वाक्य में क्या होता है, कि, क्योंकि, अगर ये शब्द आते हैं, केवल आप 2 याद रखिएगा, कि और क्योंकि, और यद्यप, तथापि, ये सब आते हैं, लेकिन आप की और क्योंकि याद रखेंगे तो आप इजीली पहचान जाएंगे। तो मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे, यहाँ पर कौन सा वाक्य है, की से जुड़ा हुआ है, इसके वजह से यहाँ पर मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है। तो देखिए विराम चिन्ह जो है क्या होते हैं, तो श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार जो है हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई गई है, हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई गई है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सही विराम चिन्ह जो है कहाँ पर प्रयोग हुआ है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है, 20, याद रखिएगा। अब देखिए पहला दिया है आप शायद पटना के रहने वाले हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, ये भी गलत हो जाएगा। जब इस प्रकार से शायद वाला वाक्य आता है तो वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जब किसी चीज़ की स्थिति कन्फर्म ना हो तो वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप शायद पटना के रहने वाले हैं, तो यहाँ पर पटना की स्थिति जो है कन्फर्म नहीं हो रही है कि आप पटना के रहने वाले हैं या कहीं और के रहने वाले हैं। तो जब स्थिति कन्फर्म ना हो तो वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न पहेली का सही उत्तर यहाँ पर चयन कीजिए। कह रहा है कि लाल बैल खड़े हैं, करिया बैल भागत हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आग और धुआं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आग और धुआं। यानी लाल बैल का अर्थ क्या होता है, लाल बैल का अर्थ होता है आग, यानी यहाँ पर लाल बैल का अर्थ क्या होता है, आग, और करिया बैल का अर्थ होता है धुआं। तो यह जो है एक पहेली है, तो पहेली भी आपसे पूछी जाएगी यहाँ पर ग्राम विकास अधिकारी के पेपर में। तो फ्रेंड्स आप प्रैक्टिस सेट जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लगाएंगे तो हिंदी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आप जो है 45+ कर सकते हैं, और यह जो है सिलेक्शन में काफ़ी अहम रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पर इसका सही पहेली क्या हो जाएगी, लाल बैल खड़े हैं, करिया बैल भागत हैं, यानी आग और धुआं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि दोहा, चौपाई, सवैया, सोरठा आदि की प्रथमावली के अंत में कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा, अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह कैसे होता है, ए ऐसे होता है, ठीक है, कैसे होता है, ए ऐसे होता है अल्प विराम का चिन्ह। जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज, तो जैसे होता है ना, दोहा है ना, श्री गुरु चरण सरोज रज, जैसे ही पहला अंत होता है तो इस यहाँ पर क्या लगाते हैं, कामा लगाते हैं। तो ये जो अल्प विराम होता है इसी को वहाँ पर हम दोहे में क्या बोलते हैं, यति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यति बोलते हैं। तो दोहा, चौपाई, सवैया, सोरठा आदि के प्रथमावली के अंत में कौन सा विराम चिन्ह लगाया जाता है, तो अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण कौन सा है। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर अलंकार क्या होता है। अलंकार के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं,
शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो अनुप्रास अलंकार जो है शब्दालंकार का भेद है, और शब्दालंकार के भेद कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और विप्सा अलंकार यहाँ पर, और श्लेष अलंकार और यमक अलंकार। ये 5 जो है शब्दालंकार के भेद हैं। इसको याद रखिएगा, पूछ लेता है इनमें से कौन सा शब्दालंकार का भेद नहीं है। तो अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है। अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है। और पुनरुक्ति प्रकाश में क्या होता है, यहाँ पर भी एक शब्द की आवृत्ति होती है। राइट। तो ऐसा आपको किस में देखने को मिल रहा है, तो पात भरी सहरी सकल, सकल सुत बारे बारे, यानी पात भरी सहरी सकल सुत यहाँ पर बारे बारे। तो यहाँ पर देख रहे हैं सकल और सुत में सा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, और बारे बारे में यहाँ पर शब्द की आवृत्ति हो रही है। इसकी वजह से यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यहाँ पर दोनों चीज़ें दी गई हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दाता का विलोम शब्द क्या होगा। तो दाता का अर्थ होता है देने वाला, और याचक का अर्थ होता है मांगने वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कल्पना का विशेषण शब्द क्या है। अब देखिए सबसे पहले बात है ये विशेषण शब्द, तो जान लेते हैं विशेषण किसे कहते हैं। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने, यानी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, हम विशेषण बोलते हैं। तो यहाँ पर कल्पना क्या है, कल्पना जो है यहाँ पर आपका विशेष्य है, और काल्पनिक यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। काल्पनिक क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह व्यक्ति जो दिन में केवल एक बार भोजन करता है उसे हम क्या बोलते हैं, एकाहारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, हम एकाहारी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कुमार का अर्थ क्या है, यानी कुमार को और क्या हम बोलते हैं। तो कुमार का अर्थ होता है गौतम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कुमार को क्या बोलते हैं, गौतम बोलते हैं। यानी कुमार का देखिए सही अर्थ में अगर देखा जाए, यानी जो राजकुल में उत्पन्न हुआ हो, जो बालक राजकुल में उत्पन्न हुआ उसे हम कुमार बोलते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध को भी हम कुमार बोलते हैं, यानी गौतम बोलते हैं ना, गौतम बुद्ध, तो उनको भी क्या बोलते हैं, हम कुमार बोलते हैं। यानी उनका भी जन्म जो है एक अच्छे कुल में उत्पन्न हुए थे, वह एक अच्छे कुल में उनका जन्म हुआ था, इसकी वजह से उन्हें कुमार भी बोला जाता है। तो कुमार का अर्थ क्या है, गौतम भी है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्य का भेद बताइए। तो अर्थ के आधार पर देखिए वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। इसमें जो संदेहवाचक हो गया, विस्मयादिबोधक हो गया, संकेतवाचक हो गया, इच्छावाचक हो गया, इस प्रकार मिला के कुल 8 भेद होते हैं। तो कह रहा है कि यहाँ पर उदाहरण दिया है कि ईश्वर करे आपकी यात्रा शुभ हो। कह रहा है कि ईश्वर करे आपकी यात्रा शुभ हो। तो यहाँ पर इनमें वाक्य का कौन सा भेद है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इच्छावाचक। तो इसमें कैसे पहचानेंगे, तो जिस वाक्यों यानी जिन वाक्यों के द्वारा किसी भी प्रकार की इच्छा प्रकट की जाए, यानी जिस वाक्यों में किसी प्रकार की इच्छा प्रकट की जाती है वहाँ पर कौन सा वाक्य होता है, इच्छावाचक वाक्य होता है। जैसे लाइक एज आपको देखा जाए शुभ कामनाएं किसी को देना, शुभ आशीर्वाद देना, या किसी के लिए मनोकामना करना, या शुभ संकेत देना, ये सब क्या है, इच्छावाचक हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि ईश्वर करे आपकी यात्रा शुभ हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इच्छावाचक हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि निस्तेज का सही संधि विच्छेद क्या है। तो संधि विच्छेद देखिए आया, तो संधि कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले संधि जान लेते हैं, संधि किसे कहते हैं। तो संधि जो होता है यहाँ पर वर्णों का मेल होता है, यानी वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और देखिए वर्णों के मेल को और शब्दों के मेल में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो याद रखिएगा वर्णों के मेल को हम क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं, और शब्दों के मेल को क्या बोलते हैं, शब्दों के मेल को समास बोलते हैं। तो वर्णों के मेल को क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि आपकी यहाँ पर 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी संधि होती है, स्वर संधि, यहाँ पर देख लेते हैं संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला होता है आपका स्वर संधि, फिर आता है व्यंजन संधि, और उसके बाद आता है आपका विसर्ग संधि। राइट। तो संधि के 3 प्रकार हो गए, और यहाँ पर भी स्वर संधि कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हो गए, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यहाँ पर दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, और गुण संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। तो यहाँ पर जो है आपके स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं, तो इसको याद रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो कह रहा है निस्तेज शब्द में कौन सा संधि है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा विसर्ग संधि है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निह प्लस तेज हो जाएगा, यानी जैसे ही आप यहाँ पर विसर्ग हटाएंगे यहाँ पर सा लग जाएगा। तो यहाँ पर निस्तेज में कौन सी संधि है, निह प्लस तेज यानी विसर्ग संधि है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो शब्द विशेषण अथवा क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्राविशेषण बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राविशेषण। जैसे हम बोल रहे हैं कि राम अच्छा है, राम क्या है, राम अच्छा है। तो यहाँ पर क्या है, फिर से देखते हैं, कह रहा है कि राम अच्छा है, एग्जाम्पल के तौर पर राम अच्छा है। तो यहाँ पर देखिए राम क्या हो गया, राम आपका विशेष हो गया, राम क्या हो गया, विशेष। अच्छा क्या हो गया, विशेषण हो गया। और यहाँ पर है क्या हो गई, क्रिया हो गई। तो अगर इसको हम कह दें कि राम बहुत अच्छा है, तो यानी राम क्या है, बहुत अच्छा है, यानी विशेषण की भी विशेषता बता रही है। कह रहे कि राम बहुत अच्छा, यानी अच्छा है लेकिन बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर बहुत क्या हो जाएगा, प्राविशेषण हो जाएगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राविशेषण। यानी जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे हम क्या बोलते हैं, प्राविशेषण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माल गोदाम में कौन सा समास है। तो माल गोदाम में कौन सा समास है, समास के बारे में मैंने पूरी तरह से जिक्र कर लिया है कि समास में क्या क्या होते हैं, समास कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पर जो है माल गोदाम में कौन सा समास है, तो यानी माल के लिए गोदाम, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। इसमें उत्तर पद जो होता है प्रधान होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि मोहन नहीं आने वाला है, वाक्य में कौन सा भेद है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा नकारात्मक वाक्य हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नकारात्मक वाक्य। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध रूप आपको पहचानना है कि अब आप जा सकता है, तो इसका सही शुद्ध रूप क्या होगा, अब आप जा सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साहित्यिक गुंजन नामक साहित्यिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी, यानी साहित्यिक गुंजन नामक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंदौर से। यानी एक दौर था, इसको ट्रिक से भी याद कर सकते थे। एक दौर था, वह दौर क्या होगा, गुजर गया। तो गुजर से क्या हो जाएगा, गुंजन। तो एक दौर से हो जाएगा इंदौर, राइट। तो साहित्य गुंजन नामक साहित्यिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी, तो यह इंदौर से प्रकाशित हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहा जाता है। तो सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या बोलते हैं, हम बोली कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मगही किस उपभाषा की बोली है। तो देखिए हिंदी में अगर यहाँ पर बोलियों की बात करें तो हिंदी में कुल जो है भारत में कुल 18 बोलियाँ हैं। अगर भाषाओं की बात करें तो भाषा यहाँ पर 5 प्रकार की होती हैं, यानी पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और बिहारी हिंदी, और उसके बाद आपका पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। तो यहाँ पर मगही बोल रहा है कि किस उपभाषा की बोली है। तो मगही आपकी जो आती है या बिहारी हिंदी में आती है। तो देखिए यहाँ पर पूर्वी हिंदी जो है पूर्वी हिंदी में आती है। तो पूर्वी हिंदी में 3 भाषाएं आती हैं। कौन कौन सी आती हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। क्या है, मगही, मैथिली और भोजपुरी। यहाँ पर 3 भाषाएं आती हैं, इसको याद रखिएगा पूर्वी हिंदी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संशोधन के लिए सबसे उपयुक्त शब्द क्या है। तो संशोधन को हम क्या बोलते हैं, मॉडिफिकेशन बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर लोकोक्ति है, इसका सही चयन करना है। सीमित दायरा होना, यानी मियाँ की दौड़ मस्जिद तक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न शब्द की शुद्ध वर्तनी यहाँ पर पहचानना है। तो रचयिता ऐसे लिखा जाता है, तो इसकी वजह से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शब्द युग्म की पहचान करना है। तप और तप पे लिखा है, तो इसका देखिए तप का अर्थ क्या होता है। तप का अर्थ होता है तपस्या करना। क्या होता है, तप का अर्थ होता है तपस्या करना। लेकिन तप का अर्थ क्या होता है, तप का अर्थ होता है शिव। तो इसकी वजह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर उत्कर्ष के लिए सही पर्यायवाची शब्द क्या है। तो उत्कर्ष के लिए सही पर्यायवाची शब्द हो जाएगा उत्थान, तरक्की, अभ्युदय और समृद्धि। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है। तो छत्तीसगढ़ी आपका इसमें आता है, किस में आता है, पूर्वी हिंदी में। इसके पहले हमने बताया था ऊपर वाले में, तो वहाँ पर बिहारी हिंदी था, ठीक है, यानी जो मगही था या पूर्वी हिंदी में आता है, तो यह बिहारी भाषा में आता है। अब यहाँ पर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है। तो छत्तीसगढ़ी जो होता है यह आपका पूर्वी हिंदी में आता है। किस में आता है, पूर्वी हिंदी में। तो पूर्वी हिंदी में 3 भाषाएं आती हैं, इसको याद रखिएगा, इसको ट्रिक से याद रखिएगा, ABC यानी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, 3 भाषाएं आती हैं जो कि पूर्वी हिंदी में है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किस शब्द में री स्वर नहीं है। तो यहाँ पर कृपया में आपका री स्वर है, कृष्णा में री स्वर है, दृष्टि में री स्वर है, लेकिन जो है यहाँ पर रिवाज में री स्वर नहीं है, तो इसकी वजह से यह जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कारतूस किस भाषा का शब्द है। तो कारतूस आपका फ्रेंच भाषा का शब्द है। कारतूस हो गया, आपका कूपन हो गया, ये सब किस भाषा के शब्द हैं, फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है कि वह अपराधी था इसलिए उसे सजा मिली। तो इसलिए आ गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छंद का प्रकार नहीं है। इनमें से आपको पहचानना कि कौन सा छंद का प्रकार नहीं है। तो दोहा होता है, सोरठा होता है, चौपाई होता है, लेकिन दृष्टांत जो होता है अलंकार का भेद है। क्या है, दृष्टांत अलंकार का भेद है, चौपाई का भेद, यहाँ पर छंद का भेद नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेरणार्थक की दृष्टि से शुद्ध वाक्य को यहाँ पर पहचानना है। तो प्रेरणार्थक जो होता है किसी दूसरे के द्वारा कार्य करवाया जाता है, यानी मकान मालिक ने पुलिस द्वारा किराएदार को बाहर निकाल दिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है दोहा और रोला को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। तो दोहा और रोला को मिलाने पर कुंडलियां बनता है। क्या बनता है, दोहा और रोला को अगर आप मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कुंडलियां बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर संज्ञा जो आया है, संज्ञा यहाँ पर पूछा व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के जब नाम का बोध होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो यहाँ पर राम जो है किसी व्यक्ति का नाम है, रामचरितमानस पुस्तक का नाम है, और गंगा जो है नदी का नाम है। तो इसके वजह से जो है यह क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य शब्द अनेकार्थी हैं। किसके अनेकार्थी हैं, यानी जो है स्वर्ग, पृथ्वी और सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो यह है गो का अनेकार्थी है। किसका है, गो का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला शब्द कह रहा है कि सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है। तो वह कौन सा शब्द है जो सदा स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है। तो आपका मकड़ी जो होता है, मकड़ी सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग की जाती है, चाहे मकड़ी हो, कोयल हो, छिपकली हो, ये सब हमेशा किसमें प्रयोग की जाती है, सदा स्त्रीलिंग में। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का सही जोड़ा नहीं है। तो यहाँ पर पहला है मोटा और मोटी, बिल्कुल सही है। सेकंड दिया है धोबी और धोबिन, ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पर फोर्थ दिया है तेली और तेलिन, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर जो सी दिया है दाता और दानी, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब स्त्रीलिंग बनाते हैं पुल्लिंग से, ता का जो होता है त्री में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, त्री में। तो इसकी वजह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दाता का जो होता है दात्री होता है। अब देखिए हमने 1 से लेकर 5 तक पैसेज को छोड़ा, तो पैसेज को सॉल्व कर लेते हैं तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो पैसेज को आप पढ़ लीजिएगा, बाकी आंसर यहाँ पर हम बता दे रहे हैं। आपको आंसर के साथ जो है इसका PDF मिल जाएगा। तो पहला कह रहा है कि पद्यांश में किनकी प्रशंसा की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मवीरों की। अगला है कवि के मन में संपन्न देशों की सफलता का कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वहाँ के निवासियों को का जो है कर्मशील होना। अगला है पद्यांश का जो है उपर्युक्त शीर्षक क्या है। तो इसका उपर्युक्त शीर्षक जो है कर्मवीर है। अगला क्वेश्चन है देश और जाति का हित तभी होगा जब वहाँ जो है परिश्रमी व्यक्ति जन्म लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एंड लास्ट है पर्वतों को काटकर सड़कें बनाना, इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ होता है परिश्रमी होना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
तो फ्रेंड्स यहाँ से लेकर 1 से लेकर 5 तक हमने यहाँ पर पूरा डिटेल से सॉल्व किया। तो फ्रेंड्स इसका आपको पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसी जो है आपको डेली जो है प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे, क्योंकि यहाँ पर आपको ग्राम विकास अधिकारी के लिए डेली प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो फ्रेंड्स से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।